सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित वर्मा एंड आई एम फैकल्टी ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सी येलोग्राम के बारे में। सॉरी, रॉन्ग इमेजेस, या दिस वन। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सी येलोग्राम या फिर सी येलोग्राफी के बारे में। तो सी येलोग्राफी क्या होती है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसके नफ़ा और नुकसान क्या होते हैं। तो मित्रों, जब हम बहुत ज़्यादा भूखे हो और इस तरह की कोई इमेज देखते हैं तो हमारे मुंह में लार आती है या फिर पानी आता है या फिर सलाइवा आती है। तो ये पानी, लार या फिर सलाइवा ये सीक्रेट करती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स। तो दोस्तों, जब तक ये आ रहा है इसका मतलब कि आप नॉर्मल है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बट अगर किसी वजह से आपको इन ग्लैंड्स में दर्द हो और आपकी सारी हंसी खुशी गायब हो गई हो और इस वजह से आप दुखी हो, तब आपको ज़रूरत पड़ती है सी येलोग्राफी की, ताकि आप फिर से अपनी सामान्य ज़िंदगी जी सकें। तो हम देखते हैं सी येलोग्राफी क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। सी येलोग्राफी इज़ ए रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ सेलाइवरी ग्लैंड्स। तो सेलाइवरी ग्लैंड्स मेनली 3 तरह की होती है: पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। तो सी येलोग्राफी एक रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन है सेलाइवरी ग्लैंड्स का बाय यूजिंग कॉन्ट्रास्ट मीडिया। तो इसके अंदर हम सेलाइवरी ग्लैंड्स का एग्जामिनेशन करते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया की हेल्प से। मेनली पैरोटिड एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड का हम एग्जामिनेशन करते हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होती है वो बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही पतली होती है, तो उसका कैन्युलेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो उसके बाद हम देखते हैं इसमें एनाटॉमी ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर्स होते हैं जो फेस के दोनों साइड में मौजूद होते हैं। सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है पैरोटिड ग्लैंड्स, उसके बाद सबमैंडिबुलर एंड देन सबलिंगुअल। ये सिचुएटेड होती है एडजेसेंट टू द ओरल कैविटी, मतलब ओरल कैविटी के आसपास, और ये अपने इनिशियल डाइजेशन में हेल्प करती है। तो ये इसका एनाटॉमिक डायग्राम है। ये है पैरोटिड ग्लैंड्स जो कि सबसे बड़ी है, उसके बाद सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स एंड ये सबलिंगुअल ग्लैंड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पैरोटिड ग्लैंड्स। सो दिस इज़ ए लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स। ये साइज में सबसे बड़ी होती है, तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स में सबसे बड़ी होती है पैरोटिड ग्लैंड्स। लाइज जस्ट बिलो जाइगोमेटिक आर्क इन फ्रंट एंड बिलो द ईयर। तो ये जाइगोमेटिक आर्क होता है उसके आगे की तरफ और कान के बिल्कुल नीचे की तरफ होती है। इसकी जो डक्ट होती है उसको हम बोलते हैं स्टेनसन्स डक्ट। दोस्तों, हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है इस टॉपिक के अंदर। एक तो ग्लैंड की लोकेशन क्या है, एक उसकी डक्ट का नाम क्या है, और थर्ड एंड लास्ट उसकी डक्ट की ओपनिंग कहाँ पे हो रही है। सो इन 3 चीज़ों का हमें मेनली ध्यान रखना है। तो पैरोटिड जो डक्ट है, पैरोटिड जो ग्लैंड है, वो मौजूद होती है जाइगोमेटिक आर्क के आगे और ईयर के नीचे की तरफ। इसकी जो डक्ट होती है उसको बोलते हैं स्टेनसन डक्ट, और ये डक्ट ओपन होती है सेकंड अपर मोलर के नीचे। सेकंड जो अपर मोलर है उसके ऊपर ये ओपन होती है। उसके बाद आती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, इट्स एक्सटेंड पोस्टीरियर फ्रॉम बिलो फर्स्ट लोअर मोलर टू एंगल ऑफ मैंडिबल। ये फर्स्ट मोलर के नीचे की तरफ होती है और एंगल ऑफ मैंडिबल पे प्रेजेंट होती है। ये सॉफ्ट टिश्यूज बनाती है और ये मीडियल मार्जिन और हायोइड बोन जो होता है मैंडिबल के आसपास जो प्रेजेंट होता है उसके सॉफ्ट टिश्यूज का भी निर्माण करती है। तो सबमैंडिबुलर जो ग्लैंड है उसकी डक्ट का नाम है वाटसन्स डक्ट। इसकी लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर और ये इसकी जो डक्ट है वो जाती है फ्रेन्यूलम के ऊपर और वहाँ पे ओपन होती है। तो सबसे पहले हमने पैरोटिड ग्लैंड देखा,
उसकी डक्ट ओपन होती है सेकंड अपर मोलर पे। उसके बाद हमने सब मैंडिबुलर ग्लैंड देखा, इसकी डक्ट ओपन होती है फ्रेनुलम पे। फ्रेनुलम हमारी जीभ के नीचे का एक झिल्लीदार पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं फ्रेनुलम। तो ये डक्ट की ओपनिंग वहाँ पे होती है। उसके बाद आती है सब लिंगुअल ग्लैंड। सब लिंगुअल ग्लैंड है, ये ग्लैंड इन ग्लैंड्स में सबसे छोटी है। इट इज़ ए स्मॉलेस्ट पेयर लोकेटेड इन फ्लोर ऑफ माउथ ऑन द सरफेस ऑफ माइलोहायोइड मसल। माइलोहायोइड मसल्स जो सबलिंगुअल जो अपनी टंग के आसपास होती है, उस मसल के आसपास ये प्रेजेंट होती है, अपनी टंग के नीचे की तरफ होती है। इससे बहुत सारी डक्ट्स निकलती है। जो बाकी की जो दो ग्लैंड्स थी उससे एक ही डक्ट निकल रही थी, सिंगल डक्ट निकल रही थी, इससे मल्टीपल डक्ट्स निकलती है और इन डक्ट्स की सभी डक्ट्स की ओपनिंग होती है टंग के नीचे की तरफ। कई बार इन डक्ट्स में से कई डक्ट सब मैंडिबुलर ग्लैंड की जो डक्ट है उससे कंबाइन हो जाती है। उसके बाद इन डक्ट को नाम देते हैं डक्ट ऑफ बार्थोली, और जो इन डक्ट है इसका नाम है डक्ट ऑफ रेवेनेस। तो सलाइवरी ग्लैंड से उसकी इमेजिंग के लिए हम कई मेथड यूज़ कर सकते हैं। पहला मेथड है प्लेन रेडियोग्राफ, दूसरा सीएलोग्राफी, तीसरा सीटी स्कैन, चौथा रेडियो न्यूक्लाई इमेजिंग या फिर पेट स्कैन या फिर एमआरआई। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे सीएलोग्राफी के बारे में। तो सीएलोग्राफी इज़ ए रेडियोलॉजिक एग्जामिनेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड डक्ट यूजिंग कॉन्ट्रास्ट मीडिया। Nowadays CT and MRI have largely replaced this exam। तो आजकल CT एंड MRI ने इस एग्जामिनेशन को लार्जली रिप्लेस कर दिया गया है। आजकल CT और MRI इस एग्जामिनेशन के वजह ज़्यादा प्रेफर की जाती है क्योंकि उससे हमें ज़्यादा डिटेल्स मिल जाती है। तो उसके बाद हम देखते हैं इसके इंडिकेशंस यानी कि इस एग्जामिनेशन को हम क्यों करते हैं। सबसे पहला इंडिकेशन है स्टोन्स यानी कि पथरी, स्टोन्स यानी कि कैलिकुलाई या फिर पथरी, जिसको सलाइवरी ग्लैंड्स का जो स्टोन होता है उसको हम बोलते हैं सीएलोलिथियसिस। दूसरा इसका इंडिकेशन है ऑब्स्ट्रक्शन या फिर स्ट्रिक्चर। ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि किसी भी डक्ट का पूरी तरीके से किसी भी डक्ट का पार्शली नैरो हो जाना, नैरो यानी कि पतला हो जाना। स्ट्रिक्चर का मतलब है किसी भी डक्ट का पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाना। तो अगर डक्ट में किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन या फिर स्ट्रिक्चर है तब हम करेंगे सीएलोग्राफी। तीसरा इसका इंडिकेशन है पेन या फिर स्वेलिंग। सलाइवरी ग्लैंड में किसी भी तरह का दर्द या फिर सूजन है तब हम करेंगे सीएलोग्राफी। नेक्स्ट इसका इंडिकेशन है इन्फेक्शन इन सलाइवरी ग्लैंड्स। उसके बाद आता है मासेस या फिर ट्यूमर्स, किसी प्रकार का ट्यूमर्स या फिर कोई भी मास वहाँ पे जमा हो गया हो तब हम करेंगे सीएलोग्राफी। नेक्स्ट है इसका चेंजेस सेकेंडरी टू ट्रॉमा। ट्रॉमा के बाद किसी प्रकार के किसी भी एक्सीडेंट के अंदर अगर सलाइवरी ग्लैंड्स इंजर हो गई हो तो उसके अंदर भी हम सीएलोग्राफी प्रेफर करते हैं। एंड व्हेन प्लेन रेडियोग्राफी इज़ इनकंक्लूसिव, जब हम कन्वेंशनल रेडियोग्राफी से कोई भी डिटेल प्राप्त नहीं कर पाते उस सिचुएशन में भी हम सीएलोग्राफी करते हैं। अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर हमें सीएलोग्राफी बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करनी चाहिए। तो पहला इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है किसी भी कॉन्ट्रास्ट मीडिया से अगर पेशेंट को एलर्जी है तब हमें सीएलोग्राफी नहीं करनी चाहिए। दूसरा इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है सीवियर इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन। सलाइवरी ग्लैंड्स की के अंदर अगर बहुत ही ज़्यादा सूजन है उसके अंदर भी हमें सीएलोग्राफी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आता है कॉन्ट्रास्ट मीडिया। तो इसके अंदर हम दो तरीके के कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं, एक होता है ऑयल बेस और एक होता है वाटर सोल्यूबल। दोनों तरीके के कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम यूज़ करते हैं, डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और इसकी डोज जो है वो होती है 1 से लेके 2 ml। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया को हम लो विस्कोसिटी में यूज़ करते हैं ताकि आसानी से इन पतली डक्ट से ग्लैंड्स के अंदर पहुंच पाए। तो जब हम इन कॉन्ट्रास्ट मीडिया को ग्लैंड्स में एंटर करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तो
इस कॉन्ट्रास्ट मीडिया का जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर के बराबर हो जाता है, जिससे इसकी विस्कोसिटी और कम हो जाती है, ये और पतला हो जाता है। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया का टाइप इसमें रहता है हाई ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया और लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया। दोनों तरह के कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आयोडीन की मात्रा हो 240 to 300 मिलीग्राम आयोडीन पर ml। उसके बाद इसमें आता है इक्विपमेंट्स। कौन कौन से इक्विपमेंट्स से हम सिएलोग्राफी करते हैं। सबसे पहले तो इसमें स्कल यूनिट और मैक्रो रेडियोग्राफी यूनिट आती है। स्कल यूनिट के अंदर स्कल को इमोबिलाइज करने के लिए जो यूनिट्स होती है, एक तरीके का इक्विपमेंट्स होता है जिससे कि स्कल एक जगह पे ठहरा रहे, हिले डुले ना, उसको हम बोलते हैं स्कल यूनिट। और मैक्रो रेडियोग्राफी का मतलब होता है किसी भी छोटे पार्ट का जब हम एक्सरेज लेते हैं तो उसको क्लियरली देखने के लिए हम मैक्रो रेडियोग्राफी का सहारा लेते हैं। इसके अंदर हम रेडियोग्राफिक कैसेट और पेशेंट के बीच की डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, जिससे कोई छोटा पार्ट भी होता है वो भी हमें बड़ा दिखाई देता है। नेक्स्ट इसमें आता है फ्लोरोस्कोपिक यूनिट। उसके बाद आता है लेब्रिज डबल एंडेड लेक्राइमल प्रोब। तो ये यहाँ पे इस इमेज में लेब्रिज डबल एंडेड लेक्राइमल प्रोब है। ये काम आता है सैलिवरी ग्लैंड की जो डक्ट है उसको आइडेंटिफाई करने में। उसके बाद आता है इक्विपमेंट्स में कैन्युला एंड 18 नंबर की ब्लंट नीडल, जिसके थ्रू हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया एंटर करते हैं, एंड पॉलीथीन कैथेटर। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर डिस्पोजेबल सिरिंज की 3 to 5 ml, एंड देन एडेसिव टेप, कॉटन स्वैब, कोच पीस एंड स्टेराइल ग्लव्स। ये हमें हर इन्वेस्टिगेशन में इन सब चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती है। एंड हमें इसमें स्पेशल ज़रूरत होती है एस्कॉर्बिक एसिड टैबलेट्स या फिर नींबू या लेमन की। नींबू या लेमन का क्या काम होता है ये हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट इसमें आता है प्रोसीजर या फिर टेक्निक क्या होती है सिएलोग्राफी की। सबसे पहले हम एक प्रीलिमिनरी रेडियोग्राफ लेते हैं। इस प्रोसीजर से पहले एक एक्सरे लेते हैं जिससे हमें पता चल जाए एग्जैक्ट कंडीशन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स और कॉन्ट्रास्ट मीडिया की हमें कितनी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। उसके बाद पेशेंट को 2 से 3 मिनट पहले सिक्रेटरी स्टिमुलेंट मतलब जो कि सैलिवरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करे, जिससे कि मुंह में पानी आए। तो सिक्रेटरी स्टिमुलेंट के अंदर हम नींबू ले सकते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड की टैबलेट ले सकते हैं। ये 2 चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं सिक्रेटरी स्टिमुलेंट के रूप में। पेशेंट आस्क टू सक लेमन वेज, जिसकी वजह से इट ओपन डक्ट फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। तो पेशेंट जब नींबू को सक करेगा तो उस वजह से उसकी सैलिवरी ग्लैंड की जो डक्ट है वो अच्छे से ओपन होगी और हमें उसके अंदर सिरिंज डाल के कॉन्ट्रास्ट मीडिया एंटर करने में आसानी होगी। उसके बाद हम डक्ट के जो छिद्र होते हैं, ऑरिफिस का मतलब होता है छिद्र, तो डक्ट के जो छिद्र होते हैं उसके ऊपर एनेस्थेटिक स्प्रे करते हैं, जिससे कि पेशेंट को प्रोसीजर के अंदर किसी प्रकार का पेन ना हो। उसके बाद डक्ट इज कैनुलेटेड, डायलेटर में भी रिक्वायर्ड, कॉन्ट्रास्ट इंट्रोड्यूस विथ फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस। उसके बाद हम डक्ट को के अंदर कैनुला लगा देते हैं, उसके अंदर सिरिंज, कैनुला, कैथेटर ये सब एंटर कर देते हैं सब, और उससे कॉन्ट्रास्ट मीडिया एंटर कर देते हैं। कॉन्ट्रास्ट मीडिया ऑयल बेस्ड और वाटर सोल्यूबल हो सकता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया को तब तक एंटर किया जाता है जब तक पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील ना हो। और कॉन्ट्रास्ट मीडिया एंटर करते टाइम हम एक रेडियोग्राफिक इमेज लेते हैं जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट इमेज। आफ्टर टेकिंग रिक्वायर्ड इमेज पेशेंट सक ऑन लेमन वेज अगेन टू इवैक्यूएट कॉन्ट्रास्ट मीडिया। तो इसके अंदर हम प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद फिर से पेशेंट को नींबू को सक करने के लिए बोलते हैं, जिससे कि उसकी सैलिवरी ग्लैंड वापस से स्टिमुलेट हो, उसकी डक्ट ओपन हो और जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया हमने एंटर किया है वो वापस ड्रेन आउट हो जाए या फिर बाहर निकल जाए।
उसके बाद हम 5 मिनट बाद एक और पोस्ट प्रोसीजर एक्सरे लेंगे, जिससे कि हमें सलाइवरी ग्लैंड की सिचुएशंस का पता पड़ता है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया कितना अंदर बच गया है उसका पता चलता है, जिसे हम बोलते हैं रेजिडुअल कॉन्ट्रास्ट। तो इस इमेज में दिखाया गया ये प्रोसीजर किस तरीके से होता है। ये सिरिंज है जो कि सब लिंगुअल ग्लैंड के अंदर एंटर की गई है और इससे कॉन्ट्रास्ट मीडिया एंटर किया जाता है। तो उसके बाद आती है फिल्म्स। तो कौन कौन सी फिल्म हम इसमें लेते हैं। पैरोटिड ग्लैंड के लिए हम लेते हैं पीए फिल्म, कंट्रोल फिल्म यानी कि प्रीलिमिनरी फिल्म। तो कंट्रोल फिल्म हम लेते हैं पैरोटिड ग्लैंड में पीए फिल्म, लेटरल फिल्म एंड लेटरल ओब्लिक फिल्म। फिर हम सेलोग्राफी या फिर प्रोसीजर के दौरान जो फिल्म लेते हैं वो भी पीए, लेटरल एंड लेटरल ओब्लिक। तो जब सब मैंडिबुलर ग्लैंड का हम सेलोग्राफी करते हैं तब हम प्रीलिमिनरी फिल्म के अंदर लेते हैं इन्फीरियर सुपीरियर या फिर ओक्लूजल फिल्म 1, इन्फीरियर सुपीरियर ओक्लूजल फिल्म 2 एंड लेटरल। उसके बाद प्रोसीजर के दौरान जो हम फिल्म लेते हैं वो लेते हैं लेटरल एंड लेटरल ओब्लिक। ओक्लूजल वर्ड यूज़ होता है टीथ के लिए, टीथ के आसपास की जितने भी लोकेशन होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं ओक्लूजल वर्ड। तो इन्फीरियर सुपीरियर के अंदर इसमें जो एक्सरेज होती है वो पेशेंट की मैंडिबल के नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती है। तो ये फिल्म लेते हैं हम सब मैंडिबुलर के सेलोग्राफी में। और जब हम सब लिंगुअल की सेलोग्राफी भी अगर कर रहे हैं, अगर पॉसिबल हो रही है, तो तब भी हम यही सेम फिल्म लेते हैं जो सब मैंडिबुलर में ले रहे हैं। उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि इस सिचुएशन में सेलोग्राफी के प्रोसीजर में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। सबसे पहली कॉम्प्लिकेशंस तो है पेशेंट को पेन हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है सिरिंज की वजह से, पेशेंट के डक्ट के जो ऑरिफिस है, जो छिद्र है, उनको किसी प्रकार से डैमेज हो सकता है या फिर रप्चर हो सकती है डक्ट। तो ये इस इन्वेस्टिगेशन की ये कॉम्प्लिकेशंस है। आफ्टर केयर के अंदर हमें इसमें खास किसी आफ्टर केयर की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो ये है हमारा सेलोग्राफी। तो जब आप सेलोग्राफी करवा लोगे आपको आपकी परेशानी का पता चल जाएगा और आप उसका ट्रीटमेंट करवा लोगे। तो जिस वजह से आप पेन में थे या फिर परेशान थे, आप फिर से उस परेशानी को ठीक करवा लोगे, क्योंकि वो डायग्नोस हो जाएगी सेलोग्राफी के थ्रू और आप फिर से खुल के मुस्कुराओगे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।